Assalamualaikum everyone, hope you all are fine. Please subscribe to my channel if you haven't subscribed, and please share it with your friends and fellow because it might help them too. So the topic today we'll be discussing is the acid-base balance and its disorders. This topic is very important in the biochem and the physiology, so please listen to this lecture very carefully and it will help you a lot. Okay, so let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. सबसे पहले जो आपको बात पता होनी चाहिए वो है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होती है। वो हमारे पास होती है 40 नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर, जो कि बहुत लो वैल्यू है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्योंकि एक स्मॉल नंबर है, इसको हमें पढ़ने के लिए आसानी के लिए हम उसको pH यूनिट में यूज़ करते हैं, और pH हमारी क्या होती है, नेगेटिव लॉगरिथम होती है हमारी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की। उसके बाद जो pH की जो नॉर्मल वैल्यू हमें जो होती है वो है 7.4, क्योंकि हम माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हम ये डालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7.4। अगर हमारी pH कंसंट्रेशन कम होगी यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारी ज़्यादा है तो इसको हम कहेंगे एसिडोसिस, यानी एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर हमारी pH ज़्यादा होगी यानी हमारे हाइड्रोजन आयन कम है तो इसको हम कहेंगे अल्कलोसिस की कंडीशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसिड और बेसिस हमारे होती क्या है। एसिड वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे जो हाइड्रोजन आयन है उनको डोनेट करते हैं, और बेसिस वो हैं जो इनसे एक्सेप्ट करते हैं हाइड्रोजन आयन्स को। एसिड हमारे पास आगे दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और वीक होते हैं। एग्जांपल्स अगर हम देख लें तो इसमें H2SO4 और HCl आ जाते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और वीक में हमारे पास H2CO3 आ जाता है। अब बेसिस में हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है वो बाइकार्बोनेट, जो आप मेजरली अपने एसिड बेस बैलेंस में इसको पढ़ते हैं, फॉस्फेट, और हमारे पास सीरम प्रोटीन होता है। अब हमने इनकी रेगुलेशन करनी है। अब रेगुलेशन का क्या मतलब है कि हमने जो है हमारी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है बॉडी फ्लूइड में उसको हमने रेगुलेट करना है। इसका मतलब ये है, अब जो नॉर्मल pH की जो हमारी वैल्यू है जो हमारी ब्लड में होती है वो है 7.4। अगर हम उसकी एक रेंज पढ़ें कि अपर और लोअर लिमिट इसकी क्या, तो हमारे पास आ जाएगी 7.35 टू 7.45। अगर हमारी pH 7.45 से ज़्यादा होगी तो इसको हम कहेंगे अल्कलोसिस, यानी हमारी pH ज़्यादा है नॉर्मल से। और अगर 7.35 जो उसकी अपर लिमिट है उससे कम होगी तो उसको हम कहेंगे एसिडोसिस। हमें इस pH को मेंटेन क्यों रखना होता है, क्योंकि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो एक ऑप्टिमल pH पे काम करते हैं, वरना उसमें डीनेचुरेशन कॉज हो सकती है। कोई एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट बताने लगी हूँ, pH के लेवल्स यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो विद इन फ्यू आवर्स हमारा पर्सन एक्सपायर हो सकता है। यानी जो अपर लिमिट है हमारी, वैसे हमारी 7.45 हमारी नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन हमारी 8 तक अगर इंक्रीज हो जाएगी, हमने उसको अगर ठीक ना किया तो विद इन फ्यू आवर्स पर्सन विल डाई। और लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ पर आ जाती है 6.8। अब हमने एसिडोसिस और अल्कलोसिस तो पढ़ लिया, लेकिन एक थोड़ा सा हम इसका पढ़ लेते हैं कि इनकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होते हैं। अब एसिडोसिस मतलब हमारी pH कम है, pH कम है तो हमारे पास CNS जो है हमारा डिप्रेस हो गया, जो पेशेंट है हमारा वो डिसओरिएंटेड हो गया, यानी उसके सिग्नल सही से नहीं पहुंच रहे होते, जिसकी वजह से वो कोमाटोस भी हो जाता है। हम अल्कलोसिस का पढ़ते हैं, इसमें हमारी pH ज़्यादा होती है। pH ज़्यादा इसका मतलब हमारे पास जो प्लाज्मा जो प्रोटीन्स है हमारे वो मोर नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, और वो मोर नेगेटिवली चार्ज होने के बाद ये हमारे कैल्शियम आयंस के साथ अटैच होते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ बाइंड करता है। अब ये बाइंड करता है तो हमारे पास जो फ्री कैल्शियम है, यानी हमारा सारा तो कैल्शियम बाइंड हो गया, हमें कोई फ्रीली अवेलेबल तो कैल्शियम मौजूद नहीं है ना, हाइपोकैल्सीमिक स्टेट हमें डेवलप हो जाती है। और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से जो मेजर कॉज है जो हमें कंडीशन मिलती है वो क्या होती है, टेटनी, यानी हमारे पास हाइपर एक्साइटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कन्वर्जन्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। आगे जो चीज़ हमने पढ़ने लगे हैं वो ये है कि pH 3 लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द pH चेंज, यानी अगर हमारा pH जो है वो चेंज हो भी जाए तो हमारे पास कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म्स होने चाहिए जो हमारे pH को वापस लेकर आएंगे, यानी जिससे हमारे बफर्स होते हैं वो हमारे रेजिस्ट करते हैं चेंज को और pH में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने देते। अब हम उन 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस को पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास लाइन ऑफ डिफेंस आ जाता है वो है केमिकल बफर्स, दूसरा हमारे पास आ जाता है लंग्स यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, और थर्ड हमारे पास किडनी यानी रीनल सिस्टम होता है। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास क्या आ गया है, केमिकल बफर्स। अब बफर्स हमारे क्या होते हैं, ये रेजिस्ट करते हैं या मिनिमाइज करते हैं हमारे चेंज इन द pH, यानी अगर pH में हमारा कोई चेंज आ रहा है तो वो उसको रेजिस्ट करेगा, उसको रोकेगा कि आपने ज़्यादा चेंज नहीं होने देना। यानी अगर 7.4 है हमारी pH, उसमें अगर हमने एसिड या बेस डालने की वजह से हमारा ज़्यादा चेंज आना था, लेकिन बफर उसको रेजिस्ट करेगा कि ज़्यादा ही ज़्यादा आप 7.45 हो जाओ या 47 हो जाओ, उससे ज़्यादा चेंज मत हो आप। उसके बाद जो बफर्स होते हैं ये हमारा बनता कैसे है, इसमें हमारे पास वीक एसिड और उसका सॉल्ट प्रेजेंट होता है। नीचे एक मैंने स्केच भी बनाया हुआ है, इसको भी एक्सप्लेन करती रहती हूँ। हमने जब फूड की इनटेक की, हमने डाइजेशन हुई, उसकी एब्जॉर्प्शन होती है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, और उसके बाद उसकी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होती है। अब मेटाबॉलिज्म के बाद हमें 3 चीज़ें मिलती हैं, एक होता है हाइड्रोजन आयंस, दूसरा हमारे पास होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा हमारे पास होता है सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड। ये 3 चीज़ें हमें मिलती हैं। अब जो हाइड्रोजन आयंस है वो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है यानी केमिकल बफर्स के जरिए हमारे न्यूट्रलाइज होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयंस हमारे बफर बेसिस हैं उनके साथ जाके अटैच होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इनकी कंसंट्रेशन जो है कम हो जाती है।
अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो लंग्स हैं। अब इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमने क्यों कहा है, क्योंकि ये इसका जो रिएक्शन है वो बहुत इमीडिएट होता है, ये विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स हमारा रिएक्शन देता है। अब इसको हमने सेकंड इसलिए कहा है क्योंकि ये सेकेंड्स में हमारा रिस्पॉन्ड नहीं देता, ये हमारा रिस्पॉन्ड देता है मिनट्स टू आवर्स, और रीनल एज यूजुअल लेट और प्रोलॉन्ग हमें रिएक्शन देता है जो कि आवर्स से डेज तक होता है इसका। अब इसमें हमारे पास ये होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हमने न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस चाहिए होता है, जो कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को या तो रिटेन करता है या तो उसको रिमूव करता है। लंग्स हमारे एक्सहेल कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तीसरी हमारे पास लाइन ऑफ डिफेंस आ जाती है किडनी। हमने पढ़ा है सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड। अब ये हमारा क्या करता है, ये हमारा आके किडनी में आएगा, ये हमारे पास एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है इसी फॉर्म में हमारी बॉडी से, या तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन है हमारे वो एक्सक्रीट आउट होते हैं, बाद हमारे न्यू बाइकार्बोनेट्स की फॉर्मेशन होती है। अब इसके आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं कि या तो हम अपने जो बाइकार्ब्स हैं उनको गेन करते हैं, यानी हम न्यू फॉर्मेशन करवाते हैं बाइकार्बोनेट्स की, या हम दूसरा क्या काम कराते हैं, हाइड्रोजन आयन को लॉस करवाते हैं। अब हमने पहले बफर्स की बात की थी, तो अब हम कुछ बफर्स पढ़ भी लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ब्लड बफर्स होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास होता है ये ब्लड बफर्स हमारे पास आ जाते हैं कार्बोनिक एसिड यानी बाइकार्बोनेट बफर्स होते हैं हमारे पास। दूसरा होता है प्रोटीन बफर्स, फिर हीमोग्लोबिन बफर्स और फिर है फॉस्फेट बफर्स। अब जो हमारे पास बाइकार्बोनेट वाला है ये हमारा किसको मेंटेन करता है, हमारे ECF को यानी एक्स्ट्रा सेलुलर को मेंटेन करता है हमारे बफर्स। ये जो प्रोटीन वाले हैं हमारे क्योंकि इंट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होते हैं तो इंट्रा सेलुलर बफर्स के तौर पर ये एक्ट करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर भी ये एक्ट करता है। उसके बाद जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये हमारे पास कार्बोनिक एसिड के अगेंस्ट जो भी चेंजेस आ रही होती हैं उसको बफर करता है। फॉस्फेट वाले जो हैं वो हमारे पास यूरिनरी बफर्स के तौर पर ऐड करते हैं और उसके साथ से ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड को भी बफर करते हैं। अब इंडिविजुअली भी हम एक एक बफर को देख लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं बाइकार्बोनेट्स बफर के तौर पर। तो हमने क्या कहा था कि उनमें उसके वीक एसिड्स और उसके सॉल्ट्स होते हैं, तो इसमें हमारे पास जो वीक एसिड है वो हमारे पास आ जाता है H2CO3 और उसका जो सॉल्ट है इसका क्या बनेगा, NaHCO3 बनेगा। अब ये जो सॉल्ट और एसिड की जो रेशियो है ये आपको ज़रूर आनी चाहिए, आपको MCQs में भी आ जाती है। ये इनकी रेशियो बनती है 20/1। अब जो pKa है हमारी इस एसिड की वो हमारे पास आ जाती है 6.1। तो अगर हम हेज़ल्सबर्ग इक्वेशन पर लगाएं तो हमारे पास pH की वैल्यू बनती है 7.4। तो ये हमारे नॉर्मल वैल्यू है जो कि हमारी ब्लड में भी होती है pH की, तो ये हमारा गुड बफर के तौर पर एक्ट करता है। अब हम फॉस्फेट बफर की तरफ आ जाते हैं, तो इसका सॉल्ट हमारे पास आ जाता है Na2HPO4 और जो इसका वीक एसिड है वो NaH2PO4, यानी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर हमारे 2 सोडियम आयंस है। अब इनकी जब हम रेशियो निकालते हैं सॉल्ट ओवर एसिड तो ये हमारे पास होता है 4/1 और pKa जो हमारे पास एसिड की आती है वो है 6.8 और ये भी हमारा गुड बफर के तौर पर एक्ट कर सकता है क्योंकि 6.8 जो है उसकी लोअर लिमिट है। प्रोटीन बफर्स में जो हमारा सॉल्ट यूज़ होता है वो होता है सोडियम प्रोटीनेज और जो एसिड होता है वो हमारे पास हाइड्रोजन प्रोटीन होता है। अब जो लास्ट बफर हमारे पास है वो है हीमोग्लोबिन बफर। इसका सॉल्ट भी आप लोग को पता होना चाहिए, वो है पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट और जो एसिड है वो हमारे पास एसिड हीमोग्लोबिन होते हैं या हम इसको कह सकते हैं हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन होता है। ये भी हमारा पास वेरी इंपॉर्टेंट बफर्स होता है फॉर द ब्लड क्योंकि इसकी जो बफरिंग कैपेसिटी है वो 35% होती है। अब हमने pH के लिए केमिकल इवैल्यूएशन करनी होती है जिसके लिए हम ABGs को पढ़ते हैं यानी आर्टीरियल ब्लड गैसेस को। अब ये कौन सी होती है हमारे पास, हम इसमें हमारे पास होती है pH जिसकी नॉर्मल वैल्यू हम बता देती हूँ 7.4 होती है। उसके बाद हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो हमारे पास 40 mmHg की नॉर्मल वैल्यू होती है। उसके बाद जो हमारे पास अल्कली रिजर्वर्स है यानी हमारे बाइकार्बोनेट्स की कंसनट्रेशन है वो 24 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के दरमियान में होनी चाहिए नॉर्मल वैल्यू। और पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन है वो हमारे 97 मिलीमीटर Hg है। यानी अगर आपको कोई भी क्लिनिकल गिवन होगा, क्लिनिकल इवैल्यूएशन के लिए आपको कोई भी क्लिनिकल आएगा तो आपने इन सारी चीज़ों को देखना है कि उस बंदे की pH वैल्यू क्या है, उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बाइकार्बोनेट्स की कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है। आप इससे फिर इस वैल्यू से आप देख सकते हैं कि अगर इस बंदे की 30 है तो इसका मतलब इसकी बाइकार्ब्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अगर 20 है इसका मतलब कम है, इसको एसिडोसिस है या अल्कोलोसिस है, क्या कंडीशन है। आपको इन इवैल्यूएशन से अंदाज़ा हो जाएगा अपने क्लिनिकल्स का। अब हम रेगुलेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ECF हम कैसे करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास था केमिकल बफर्स थे उनका मैंने बताया इमीडिएट रिस्पांस होता है। इनका जो इमीडिएट रिस्पांस होता है वो कंपनसेट तो कर देता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है। लिमिट कैपेसिटी में ये काम करता है क्योंकि ये हमारे पास बहुत रैपिड होता है और जल्दी से ये सेकंड्स टू मिनट्स होता है, तो इससे से जल्दी खत्म हो जाता है हमारा। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी है वो हमारा इंटरमीडिएट है, यानी ना इतना जल्दी है ना इतना प्रोलॉन्ग टाइम लेता है। ये भी हमारे पास कंपनसेशन जो है इसकी इनकम्प्लीट होती है और अनलिमिटेड इसकी कैपेसिटी होती है। जो रीनल है वो हमारा डिलेड होता है काम क्योंकि ये आवर्स 2 डेज लगाता है हमारे, लेकिन इसकी जो कंपनसेशन है वो हमारे पास कंप्लीट कंपनसेशन है और इसकी भी अनलिमिटेड कैपेसिटी है।